हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे चल रही है पढ़ाई। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं जेई एडवांस 2019 पेपर 1 का सेक्शन 3, जो कि लास्ट पार्ट होने वाला है इस पेपर 1 का, जिसमें कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है वो न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे भी नए हैं इस चैनल पे उनको मैं बता दूं कि यहाँ पे जेई मैथ्स की तैयारी होती है फॉर क्लास 8th 9th 10th 11th 12th एंड ड्रॉपर। जैसे ही तुम होम पेज पे आओगे और नीचे देखोगे अपलोड सेक्शन दिखेगा, उसके और नीचे जाओगे तुम्हें दिखेगा रिवीजन सीरीज फॉर जेई मेन एंड जेई एडवांस। इसमें मल्टीपल प्लेलिस्ट तुम्हें दिखेंगे। एक प्रीवियस ईयर जेई पेपर सॉल्व किए गए हैं, सबसे पहला प्लेलिस्ट तुम्हें वही दिखेगा, जिसमें कि 2011 से लेकर के अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर सॉल्व किए गए हैं। एक एक क्वेश्चन को बहुत ही कॉन्सेप्चुअली डिस्कस किया गया है। उसके बाद तुम्हें दिखेगा जेई मेंस प्रीवियस ईयर पेपर्स। उसके बाद तुम्हें दिखेगा लेट्स क्रैक जेई मेन, जिसमें कि हमने जेई मेन लेवल के हर वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं एंड उसके सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किए गए हैं वहाँ पे। उसके बाद तुम्हें दिखेगा चॉकलेट प्रॉब्लम सीरीज़, उसमें हमने जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चन लिए हैं जिसमें मल्टीपल चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट एक साथ यूज हो रहे हैं। और नीचे जाओगे तो तुम्हें दिखेगा फाउंडेशन बिल्डर कोर्स फॉर आईआईटी जेई फॉर क्लास 8th 9th एंड 10th। 8th के बच्चे के लिए हो सकता है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो, लेकिन 9th और 10th के बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया चीज़ है ये, ठीक है। जो भी बच्चे जेई की तैयारी करना चाहते हैं और अभी क्लास 9th एंड 10th में हैं, वो इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें वो सारे चैप्टर्स इंक्लूड होंगे जो भी जेई एडवांस लेवल तक हैं। ऑब्वियस सी बात है उस लेवल तक का हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर में, लेकिन उसके बेसिक सारे कवर कर लेंगे ताकि जब तुम 11th एंड 12th में जाओ तो तुम्हें वो सारी कॉन्सेप्ट नई ना लगे, ऐसा ना लगे कुछ नया पढ़ रहे हो 11th एंड 12th में। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि तुम ऑलरेडी बहुत आगे जा चुके होगे बहुत सारे बच्चों से, और यहाँ तुम देखोगे ऑलरेडी बहुत सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं। एंड अगर तुम्हें पता करना है कौन कौन से चैप्टर इंक्लूडेड होंगे तो ये सबसे पहला वाला वीडियो देख सकते हो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है कॉम्प्लेक्स नंबर का। एंड बोला गया है लेट ओमेगा नॉट इक्वल टू 1 बी ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो बहुत कुछ पता है हमें ओमेगा के बारे में। क्या क्या पता है, ओमेगा का पावर 3 का मल्टीपल 1 होता है, या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं ओमेगा क्यूब 1 होता है, या ओमेगा टू दी पावर 6 1 होता है, लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद एक रूट होता है ओमेगा, दूसरा रूट ओमेगा स्क्वायर होता है, और मुझे ये भी पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होता है। इसके साथ साथ ये भी पता है कि ओमेगा का बार लोगे डैट इज़ उसका कॉन्जुगेट निकालोगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा, ओमेगा स्क्वायर का बार लोगे तो वो ओमेगा आएगा। मतलब ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। तो चलो इस क्वेश्चन को अब देखते हैं। बोला गया देन द मिनिमम ऑफ दिस सेट दिस, जहाँ पे ए बी सी के बारे में उन्होंने बताया है आर डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब सारे अलग अलग हैं, नॉन जीरो है, कोई भी इनमें से जीरो नहीं है, एंड सारे के सारे कौन हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मॉडुलस ऑफ ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। अच्छा ये एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तुम बोलोगे यस सर। कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया गया है, कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस लिया गया है, उसका होल स्क्वायर लिखा गया है। इस चीज़ को देख के तुम्हें कोई फार्मूला याद आता है क्या? आनी चाहिए। ये बहुत ही फेमस फार्मूला है और बताया जाता है जब भी मॉड जेड का होल स्क्वायर हो तो एक कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, डेट इज़ जेड इंटू जेड बार। मॉड जेड का होल स्क्वायर होता है जेड इंटू जेड बार। तो ऑब्वियस सी बात है सबसे पहला थॉट तो यही आना चाहिए कि भाई मॉड समथिंग का होल स्क्वायर लिखा हुआ है कॉम्प्लेक्स नंबर में तो उसको जेड इंटू जेड बार लगा देते हैं। तो दिस इज जेड, एंड जेड के जगह प्ले कौन कर रहा है रोल, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, इसके बार से, तो बार ऑब्वियस सी बात है स्प्लिट हो जाता है। तो ए बार जो कि ए रहेगा, ए तो रियल नंबर है, प्लस बी ओमेगा बार प्लस सी ओमेगा स्क्वायर बार, ये आ जाएगा। ए बी सी एक रियल नंबर है तो उस पर बार लगाओ ना लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना, रियल पार्ट का बार जो होता है वो रियल ही होता है। नेक्स्ट यहाँ से अब तुम्हें दिखना चाहिए कि भाई ये लिखा हुआ है ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय ए प्लस बी ओमेगा बार का ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, सी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करके ओपन कर दोगे, जैसे ओपन करोगे तुम्हें क्या दिखेगा, ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू बी ओमेगा स्क्वायर। ये चीज़ें बताई जाती है और यहाँ पे रटवाया भी जाता है कि इस चीज़ को याद रखना होता है, ठीक है। और जब इस चीज़ को याद रखना होता है तो तुम्हें पता चल जाएगा एग्जैक्टली कितना आएगा।
या तो तुम पूरा का पूरा ब्रैकेट ओपन कर लो मल्टीप्लाई करके, नहीं आता है तो, या फिर तुम इसको डायरेक्टली अगर ध्यान से देखोगे ये चीज़ रटवाया जाता है और बोला जाता है दिस इज़ ए स्क्वायर। सोचो ना, बी ओमेगा मल्टीप्लाई होगा बी ओमेगा स्क्वायर से, तो बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब बनेगा, डेट इज़ बी स्क्वायर। सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा सी ओमेगा से, तो सी ओमेगा क्यूब बनेगा, तो सी स्क्वायर बचेगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए बी आता है, माइनस बी सी आता है, माइनस ए सी आता है। ठीक है, ओके। ये कैसे आता है? तो वही ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जहाँ जहाँ बनेगा उसको -1 लिख देने का। नेक्स्ट, तो ये जैसे ही आया, ये हमारे पास एक क्वांटिटी है जिसके बारे में बहुत ही अच्छे से बताया जाता है और इस चीज़ पे बहुत बार जेईई ने क्वेश्चन भी पूछ लिया है। इसको लिखा जाता है हाफ ए माइनस बी दी होल स्क्वायर, बी माइनस सी दी होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए दी होल स्क्वायर। ठीक है, इससे ये भी पता चलता है कि दिस क्वांटिटी इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। लेकिन सिंस यहाँ पे इन्होंने बोल दिया है इज इक्वल टू 0 तभी होता है कि जब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी हो जाए। एंड उन्होंने ऑलरेडी बता दिया कि ए बी सी तीनों डिस्टिंक्ट है, जिसमें ये क्वांटिटी तो हमेशा पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? मिनिमम वैल्यू कितनी होगी उसके बारे में सोचो। अब उन्होंने बोला है कि ए बी सी एक इंटीजर है एंड वो रियल नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, ए बी सी मतलब, अब सिंपल सी बात सोचना कि अगर सारे के सारे रियल नंबर हैं तो ये स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ये स्क्वायर भी पॉजिटिव रहेगा। अब मुझे इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है, इस चीज़ को मिनिमाइज़ करना है। तो सिंपल सी बात है यार, सोचो डिफरेंस है यहाँ पे, ए माइनस बी के डिफरेंस को मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, काम बन जाएगा। बी माइनस सी के डिफरेंस को मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, काम बन जाएगा। सी माइनस ए के डिफरेंस को मैं मिनिमाइज़ कर दूँ, काम बन जाएगा। तीनों के तीनों डिफरेंस को मैंने मिनिमाइज़ कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है ओवरऑल एक्सप्रेशन मिनिमाइज़ हो गया। अब सोचो ए बी सी क्या है, ए बी सी इंटीजर है, वो भी पॉजिटिव, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस टाइप से। तो जब तक मैं अगर इंटीजर लेना चाहूँ एंड ए माइनस बी मुझे मिनिमाइज़ करना है, दिस मीन्स मुझे क्या करना चाहिए पता है? कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर ले लो। ए सपोज 1 लिया तो बी की वैल्यू 2 ले लो, सी की वैल्यू 3 ले लो। इसी टाइम पे सारे के सारे डिफरेंस मिनिमाइज होंगे, क्योंकि अगर सोचो किसी ने बी 2 ले लिया एंड सी को 4 ले लिया तो उस टाइम पे डिफरेंस ज़्यादा हो जाएगा। सोचो ना, ये 2 - 4 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ये लोगे तो सबसे मिनिमम होगा डिफरेंस। तो अगर तीनों के तीनों कंजिक्यूटिव ले लेंगे तो उस टाइम पे मिनिमम हो जाएगा डिफरेंस। वैल्यू पुट कर दो, हाफ इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, बी माइनस सी 1 आएगा, 1 का होल स्क्वायर 1, सी माइनस ए 2 आएगा, 2 का स्क्वायर 4। तो ये कितना आ गया? 4 + 2 6, 6/2 कितना आ गया? 3। सिंपल, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन और इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एपी का है, एपी का क्वेश्चन है लेकिन फ्रेम इन्होंने बहुत अलग तरीके से किया है। कुछ बच्चे ऐसे सोचेंगे तो ये सेट थ्योरी ये सब सोचेंगे, ठीक है, लेकिन सेट थ्योरी नहीं है। और ये कॉन्सेप्ट बहुत बार बार बताया जाता है। देखो, बोला गया एपी एक डिफाइन किया गया जिसमें ए कॉमा डी का मतलब ये है कि ए इज़ द फर्स्ट टर्म एंड डी इज़ द कॉमन डिफरेंस, है ना। डेनोट द सेट ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ एन इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी, एंड डी जो है पॉजिटिव है। इफ़ मेरे पास ए पी 1 3, ए पी 1 3, इसका मतलब क्या होगा? इस सेट में क्या क्या आएगा सोचो। इस सेट में आएगा फर्स्ट टर्म इज़ 1, कॉमन डिफरेंस इज 3, तो 1 + 3 4, 4 + 3 7, 7 + 3 10, 10 + 3 13 एंड लाइक दिस। ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस D1 है, मान लेते हैं, वो 3 गिवन है। सिमिलरली एक और AP गिवन है, AP नंबर 2, जिसका 2,5 है। तो इसको अगर लिखने जाऊँ मैं सेट में तो कैसा आएगा? पहला टर्म इज़ 2, कॉमन डिफरेंस इज़ 5, तो 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 + 5 19 एंड लाइक दिस। D2 कितना है इसका? 5 है। देन एक और AP लिखा हुआ है उन्होंने 3,7, तो इसके एलिमेंट्स लिखूंगा मैं। तो पहला टर्म इज़ 3, कॉमन डिफरेंस ऐड करो, 3 + 7 10, 10 + 7 17, 17 + 7 7 7 14,
24 लाइक दिस इज D3, D3 आ गया 7। अब इन्होंने बोला है कि इन तीनों एपी का इंटरसेक्शन लो, इन तीनों एपी का इंटरसेक्शन लो। मतलब इन तीनों एपी का जब इंटरसेक्शन लोगे तो एक नया सीरीज आएगा, वो भी ऑब्वियस सी बात है एपी ही आएगा। अब बोला गया वो जो एपी आएगा उसका फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो बताओ ए प्लस डी की वैल्यू कितनी होगी। तो ये पूरा का पूरा प्योर कॉन्सेप्ट किसके है कि दो एपी का कॉमन टर्म क्या होता है, दो एपी का कॉमन टर्म क्या होता है। तो एक एक करके सोचो, पहले इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, AP1 AP2 का। तो इसका कॉमन टर्म हम पता करने की कोशिश करते हैं, और हमें पता होता है कि जब दो एपी का इंटरसेक्शन लेते हैं तो जो नया एपी आता है उसका जो कॉमन डिफरेंस होता है LCM ऑफ डेट टू एपी होता है। बस यही कॉन्सेप्ट है, LCM ऑफ कॉमन डिफरेंस, नया जो एपी आएगा। ठीक है, तो AP1 एंड AP2 में कॉमन टर्म्स क्या है, तो सबसे पहला टर्म सबको दिख रहा होगा 7 है, तो AP1, इसको AP1, इसको AP2, इसको AP3 बोलते हैं। AP1 का इंटरसेक्शन AP2 के साथ लो, क्या आएगा, तो तुम बोलोगे सर सबसे पहला टर्म 7 आएगा, एंड कॉमन डिफरेंस क्या आएगा, तुम बोलोगे एक का कॉमन डिफरेंस 3 है, एक का कॉमन डिफरेंस 5 है, तो इसका जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। तो 7 + 15 कितना होता है, 7 × 5 = 12, 22 है ना। 22 + 15 कितना होगा, 5 2 7, 2 1 3, 37। 37 + 15 कितना होगा, 7 5 12 2 हासिल 1, 3 1 4 1 5, 52 एंड लाइक दिस चलता रहेगा। ओके, तो ये बन गया AP1 एंड AP2 का इंटरसेक्शन। अब मुझे इसका कॉमन डिफरेंस पता है, डेट इज़ D4, लेट्स से वो आ गया 15। अब ध्यान से देखना, अब मैं क्या करता हूँ, इसका और इसका इंटरसेक्शन निकाल लेता हूँ, इसका और इसका। तो उसके बारे में सोचो, सबसे पहला कॉमन टर्म क्या आएगा, तो 3 आया, 10 आया, 17 आया, 24 आया। या तो काउंट कर लो या फिर थोड़ा बहुत दिमाग लगा के निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, इन दोनों का कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कर दो, मतलब जनरल टर्म, वहाँ से एन एम की वैल्यू सोचने की कोशिश करो, इसका TN टर्म लिखो, इसका TM टर्म लिखो, MN की वैल्यू सोचने की कोशिश करो, वहाँ से भी आ जाएगा। एक और तरीका होता है, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फिर उन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, फिर उनमें से जो कॉमन है वो कर लो। तो हम तो ऐसे सोचेंगे, बेसिक मेथड भाई, हम लोग पूरा देसी मेथड सोचेंगे। ठीक है, तो 14 24 के बाद 7 से ऐड करते तो कितना आता, 7 4 11, 31, 31 में 7 ऐड करते तो 38, 38 में 7 ऐड करते तो 8 7 15, 45, 45 में 7 ऐड करते तो 52। बस ख़त्म, दिख गया, पहला कॉमन टर्म 52 है दोनों में। इसका मतलब फाइनल एपी जो होगा उसका फर्स्ट टर्म इज 52 एंड कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, तुम बोलोगे 7 और 15 का LCM, 7 और 15 का LCM कितना होता है, 105। ठीक है, ओके, देन आंसर क्या पूछा है, A + D बताओ, तो बोलेंगे 52 + 105 आंसर होगा। ठीक है, कितना आ गया, तो तुम बोलोगे 157 आंसर। सिंपल है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है, कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी। एक सेकेंड, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें दिखेगा, बोला गया देयर इज अ सेट S विद सैम्पल स्पेस ऑफ ऑल 3x3 मैट्रिसेस विथ एंट्रीज फ्रॉम दिस सेट 0, 1। सही बात है, मतलब बेसिकली S है एक सैम्पल स्पेस, और उस सैम्पल स्पेस में वो सारे मैट्रिक्स आ रहे हैं जिनमें हम लोग 0, 1 एलिमेंट डाल के मैट्रिक्स बना सकते हैं। ओके, ठीक है, लेट द इवेंट E1 एंड E2 बी गिवन बाय, दो इवेंट उन्होंने डिफाइन किया। E1 में है, ये जो A है वो बिलोंग्स टू सैम्पल स्पेस, मतलब वो सैम्पल स्पेस क्या है, बेसिकली पूरा का पूरा एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें कि सारे वो मैट्रिक्स आ जाएंगे जिसमें एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 0 और 1 हो सकते हैं। ओके, तो उनमें से वो सारे मैट्रिक्स E1 में आ जाएंगे जिनका डिटर्मिनेंट 0 है। सही बात है, ठीक है, इजी है। कैसे इजी है देख लेंगे थोड़ी देर में, मतलब E1 में कितने आएंगे वो हमें पता चल जाएगा। E2 उन्होंने एक और इवेंट डिफाइन किया, उसमें वो सारे आएंगे मैट्रिक्स जिसका सम ऑफ द एलिमेंट्स
और द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ ए इज 7। ये तो और इजी है। कैसे इजी है, 2 सेकंड में पता चल जाएगा। अब बोला गया इफ ए मैट्रिक्स इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम एस देन द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पी ई वन अपॉन ई टू इज इक्वल टू व्हाट। तो सबसे पहले तो ये समझना है पी ई वन अपॉन ई टू का मतलब क्या है। पी ई वन अपॉन ई टू का मतलब होता है पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू डिवाइड बाई पी ऑफ ई टू। इसको एन एस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो यहाँ पे एन ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू आ जाएगा डिवाइड बाय एन एस, एंड इधर भी एन ऑफ ई टू अपॉन एन एस आ जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा एन ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू डिवाइड बाय एन ऑफ ई टू। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमें जो चाहिए वो ये चाहिए कितने मैट्रिक्स ऐसे हैं जो ई वन इंटरसेक्शन ई टू मतलब दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, एंड कितने मैट्रिक्स ऐसे हैं जो पहले सेकंड वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो एन ई टू निकालना ईजी है थोड़ा। सोचो ऐसे कि कोई भी मैट्रिक्स बनाओगे तो उसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एलिमेंट्स होंगे कोई भी मैट्रिक्स में। 3x3 का मैट्रिक्स बनाया मैंने। अब उसमें टोटल सम ऑफ द एंट्रीज जो होना चाहिए, सबका सम वो 7 आना चाहिए। और हमें पता है कि जो हमारा एंट्री है वो सिर्फ 0 0 या 1 है। तो ऑब्वियस सी बात है सम 7 आने के लिए मुझे कितने 1 चाहिए, 7 1, एंड कितने 0 चाहिए, 2 0। अगर मैं एक ऐसा मैट्रिक्स बनाऊं जिसमें एग्जैक्टली 7 1 हो एंड 2 0 हो, तो अपने आप सम ऑफ द एलिमेंट्स कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ओके, दिस मीन्स बेसिकली मैंने क्या किया, 7 1 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 2 0 लिया, एंड मुझे 9 एलिमेंट्स है ना। ये 7 है, ये टोटल 2 है, टोटल हो गया 9 एलिमेंट्स। मुझे क्या करना चाहिए, मुझे इन सबको रैंडम अरेंज कर देना चाहिए इन 9 पोजीशंस पे। अब 9 पोजीशंस पे 9 इनको अरेंज करने का तरीका कितना होगा, 9 फैक्टोरियल, 7 एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाय 7 फैक्टोरियल, 2 एक जैसे हैं इसलिए डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये तो आ गया एन ई टू निकालना तो ईजी था। अब मुझे एन ई वन इंटरसेक्शन ई टू चाहिए, मतलब इसी ई टू में जिसमें टोटल कितने यूज़ हो रहे हैं, 7 1 यूज हो रहे हैं एंड 2 0 यूज हो रहे हैं। इसी में मुझे वो वाले मैट्रिक्स भी देखने हैं ई वन वाले, क्योंकि ई वन इंटरसेक्शन ई टू निकाल रहे हैं तो दोनों में जो कॉमन होगा वही। तो ऑब्वियस सी बात है इसके अलावा कोई होगा तो वो ई टू में कॉमन नहीं आ पाएगा। इसका मतलब हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, इसी में वो सारे मैट्रिक्स सर्च कर लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। इसी में वो सारे मैट्रिक्स सर्च कर लेते हैं जिनका डिटर्मिनेंट 0 आएगा। अब तो मैं सोचो 1 2 3 4 5 6, मैं अगर 6 1 ऐसे रख दूं एंड अब एक 1 कैसे भी रखो, 2 0 रख दो, तो इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे कितना आएगा, 0 आएगा। निकाल के देख लो, इसी रो कॉलम के अराउंड खोल दो तो 1 - 1 0 आ जाएगा, एंड बाकी दोनों तो 0 ही है। अब ऐसे और सारे मैट्रिक्स भी ढूंढेंगे हम लोग, तो हमें पता चलेगा यार ये अगर 7 1 एंड 2 0 चाहिए तो डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है वो 0 तभी आ पाएगा जब एक ही रो या फिर एक ही कॉलम में हम लोग दोनों 0 को ले लें। इससे क्या होगा, एक तो 2 कॉलम या फिर 2 रो 1 1 1 बन जाएगा, डिटर्मिनेंट हमेशा 0 हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि 0 अगर कहीं और ले तो कहीं और लेके देख लो। 1 1 1 लिया, 1 0 1 ले लिया, 0 1 1 ले लिया, एक ऐसा ही दिखा दिया। इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो तो आएगा 1 0 -1, तो 0 -1। ठीक है, सिमिलरली -1 लिया तो -1 1 -0, एंड इसके बाद जब तुम +1 लोगे तो वहाँ लोचा हो जाएगा, डेट इज़ 1 -0। ये 0 आया क्या, नहीं, ये -1 है, ये -1 है, वो +1 है, ये तो ओवरऑल -1 आ गया। दिस मीन्स 0 एक ही रो एक ही कॉलम के अलावा कहीं भी लोगे तो हमेशा क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट की वैल्यू कुछ ना कुछ आ जाएगी। दिस मीन्स मुझे वो सारे सेलेक्ट कर लें। तुम सोचो कितने रोज़ है मेरे पास, तुम बोलोगे 3 रोज़। 3 रो में से कोई भी 2 प्लेस सेलेक्ट कर लो, मतलब 3 रो में से कोई भी एक रो सेलेक्ट कर लो पहले।
3 रो में से कोई भी एक रो सेलेक्ट कर लिया, ओके, ये रो ये रो ये रो, 3 में से कोई एक रो सेलेक्ट कर लिया। सपोज दिस रो इज सेलेक्टेड। अब इस रो में कितने पोजीशंस हैं? तुम बोलोगे सर 2 पोजीशंस है। तो उन 3 में से कोई 2 पोजीशन सेलेक्ट कर लिया, वहाँ पे 0 डाल दिया। 0 को अरेंज करने का तरीका एक ही होगा, एंड एक पोजीशन बचा, वहाँ पे 1 डाल दिया। तो ये आ गया 3 रो के लिए, एंड सेम टू सेम आने वाला है 3 कॉलम के लिए, तो इंटू 2। तो ये कितना आ गया? 3C1 इज 3, 3C2 कितना होगा? ये भी 3 होगा, इंटू 2। सो 3 3 9 2 18, 18 आ गया एन ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। एंड एन ऑफ E2 कितना आया था, इसको भी कैलकुलेट कर लेते। 7 8 इंटू 9 36, ठीक है। तो आंसर आ जाना चाहिए 18/36, डेट इज़ 1/2, डेट इज़ 0.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन से बोल लो, सर्कल से बोल लो, सबसे है ये, ठीक है। तुम इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हो, मैं सोचना सिखाता हूँ बहुत सारा तरीका, देखना। बोला गया लेट द पॉइंट बी द रिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंट दिस विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन दिस। सपोज ये कोई लाइन है, कोई भी लाइन है, एंड लाइन अच्छा सा मैं बना देता हूँ ताकि तुम्हें देखने में थोड़ा अच्छा लगे। एंड मेरे पास एक पॉइंट है ए 2,3, एंड बी द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस। तो एग्जैक्टली बी इधर आएगा, ये वाला डिस्टेंस एग्जैक्टली इक्वल होगा, ये जितना होगा उतना ही ये भी होगा, एंड परपेंडिकुलर होगा दोनों, ओके राइट है। तो एक काम करते हैं कि ऐसे ही लाइन बना देते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, यहाँ से भी परपेंडिकुलर लाइन बना दिया, एंड दिस लाइन इज 8x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज b। क्या मुझे b का कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा? हाँ, ठीक है, कोऑर्डिनेट पता तो चल जाएगा। आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। बोला गया लेट टाउ ए टाउ बी बी द सर्कल ऑफ रेडियाई 2 and 1 विथ सेंटर एट ए एंड बी। ए पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना है? 2, ठीक है, R1 इज 2। बी पे एक सर्कल ड्रॉ किया गया जिसका रेडियस कितना है? R2 इज 1, ओके। देन आगे देखते हैं। लेट टी बी ए कॉमन टेंजेंट टू द सर्कल दिस ए एंड बी। दोनों सर्कल पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ किया गया। अब कैसा कॉमन टेंजेंट, उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दिया है। डेट बोथ द सर्कल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ टी, मतलब दोनों सर्कल सेम साइड ऑफ सेंटर, सेम साइड या फिर सर्कल सेम साइड में होना चाहिए, मतलब उन्होंने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की बात करी है, ओके। इफ C is the point of intersection of T, C is the point of intersection of the T and the line passing through A and B, and the line passing through A and B, then the length of the line segment AC। क्या पूछा है? एक सेकेंड। ये हमारा T है, एंड लाइन पासिंग थ्रू ए बी, एक ये वाला लाइन, ये रेड वाला, ये दोनों कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो ये इंटरसेक्ट करेंगे, एंड उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी बोला, तो ऑब्वियस सी बात है कहीं आगे चल के इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, ओके। देन द लेंथ ऑफ द सेगमेंट ए सी, मुझे ये ए सी लेंथ चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए मुझे, ठीक है, सिंपल है, देखो। और मल्टीपल अप्रोच है। रुको एक बार मैं डायग्राम अच्छे से बना देता हूँ फिर, क्योंकि डायग्राम थोड़ा सा बेकार सा बन गया है, ठीक है। इधर ऐसा कुछ चल रहा है सिचुएशन कि आई हैव 2 सर्कल, दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया एंड एक्सटेंड किया, तो जो कॉमन टेंजेंट आया वो कुछ ऐसा आया। दिस इज टी, ये ए है, ये बी है, एंड यहाँ पे एक लाइन है, ए एंड बी एक दूसरे का मिरर इमेज है। इस पर 8x - 6y - 23 इज इक्वल टू 0। ए का मुझे कोऑर्डिनेट पता है विच इज़ 2,3, एंड ये लाइन पता है, तो बी का भी कोऑर्डिनेट पता चल जाएगा, ठीक है। इसका रेडियस पता है मुझे 1 है, इसका रेडियस पता है मुझे 1 है, सॉरी 2 है। अब मुझे ए सी का लेंथ चाहिए, दिस पॉइंट इज सी। अब इसको मल्टीपल वे होता है, क्या क्या सोच सकते हैं मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहला चीज़ ये सोच सकते हैं कि वी कैन सी ये लाइन परपेंडिकुलर है ना? हाँ है, तो उससे क्या? ये लाइन भी परपेंडिकुलर है, तो उससे क्या? तो इससे मेरे पास 2 ट्रायंगल बना,
suppose this point is M, this point is N, BCN ट्राइंगल एंड ACM ट्राइंगल दोनों के दोनों सिमिलर है। हाँ, तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा क्या होगा, AC हम लोग ऐसा बोल पाएंगे, AC बड़ा वाला ट्राइंगल अपॉन ये वाला R1 इज इक्वल टू हो जाएगा BC अपॉन R2, ये वाला R2, ठीक है, ये R1 है। ये कर सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों सिमिलर है। तो R1 मुझे पता होगा, R2 मुझे पता होगा, AC निकालना है, BC मैं निकाल लूँगा, ठीक है। कैसे निकाल लोगे BC? तो BC मैं इस तरीके से निकालूंगा कि आई कैन फाइंड आउट B का कोऑर्डिनेट, तो मुझे AB पता चल जाएगा, AB पता चल गया ना मुझे, एंड वी नो AC, तो BC कितना आ जाएगा, AC माइनस AB, ठीक है। तो BC को मैं लिख दूंगा AC माइनस AB इज इक्वल टू BC। तो AB तो मुझे पता होगा, अब AC मुझे निकालना है, तो इस इक्वेशन से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये मेथड 1 था। ये दूसरा मेथड ये हो सकता है कि हमें सिखाया जाता है जब दो ट्राइंगल्स होते हैं तो आई कैन फाइंड आउट ऑल द पॉइंट्स। देखो मुझे R1 पता है, R2 पता है, B पॉइंट पता चल जाएगा, A पॉइंट पता चल जाएगा, तो आई कैन ऑलवेज से दैट जो C पॉइंट है ना, जो एक्सटर्नल मतलब दो कॉमन टेंजेंट का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये जो होता है ना, ये क्या करता है, एक्सटर्नली दोनों सेंटर को A एंड B को R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है, R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है एक्सटर्नली। तो ये जो एक्सटर्नली R1:R2 रेशियो में डिवाइड करता है ये C पॉइंट A एंड B को, तो यहाँ से आई कैन ऑलवेज से कि भैया ये C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ जाएगा यूजिंग सेक्शन फार्मूला। अगर C पॉइंट का कोऑर्डिनेट आ गया तो क्या मैं AC लेंथ निकाल पाऊंगा डिस्टेंस फार्मूला से? हाँ, वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, C पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है तो मुझे B पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए ही होगा, यस ऑब्वियस सी बात है। तो B पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, रिफ्लेक्शन वाला चीज़ यूज करना पड़ेगा। देखो मान लेते हैं B पॉइंट का कोऑर्डिनेट x, y है, तो x माइनस x1 डिवाइड बाई 8, y माइनस y1 डिवाइड बाई माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ax1 8 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3 माइनस 23 डिवाइड बाई a स्क्वायर 8 स्क्वायर प्लस माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से पहले इसको सॉल्व करो, दिस इज -2 एंड 8 इंटू 2 16 माइनस 18 माइनस 23 डिवाइड बाई 64 प्लस 36, 64 प्लस 36 तो 100 आ गया, तो ये 2 से 50 आ गया, एंड इधर दिस इज व्हाट, दिस इज -2 माइनस 25 आ गया, माइनस 1 प्लस 25 बाई 50 आ गया, डेट इज़ 1/2 आ गया ये तो x माइनस 2 अपॉन 8 इज़ 1/2, सो x माइनस 2 की जो वैल्यू है वो 4 आ गई, तो x की वैल्यू 6 आ गई। सिमिलरली y माइनस 3 अपॉन माइनस 6 इज़ 1/2, तो y माइनस 3 की जो वैल्यू है -3 आ गई, तो y इज इक्वल टू 0। इससे मुझे b पॉइंट पता चल गया, एंड b पॉइंट का कोऑर्डिनेट इज 6,0, 6,0। तो अब यार दो मल्टीपल ऑप्शन है, तुम्हें जिससे करना है करो, सेक्शन फार्मूलास करना है सेक्शन फार्मूलास कर लो, इससे कर लो। तो मैंने ये लिखा है तो इसी से कर लेते हैं, आसान है। ए बी लेंथ मुझे तुरंत पता चल जाएगा, ए बी लेंथ इज √6 माइनस 2 का होल स्क्वायर, डेट इज 4, 4 का होल स्क्वायर है 16 प्लस 0 माइनस 3 9, 3 का होल स्क्वायर 9, तो ये 16 ना 25, ए बी इज इक्वल टू 5 आ गया। बस हो गया ख़त्म। ए सी, लेट्स से ए सी इज एक्स, तो एक्स अपॉन R1 is 2 is equal to BC is AC minus AB is 5 डिवाइड बाय R2 is 1, तो यहाँ से x इज इक्वल टू आ गया 2x माइनस 10 और x इज इक्वल टू आ गया 10, तो AC का लेंथ कितना आ गया 10। इजी क्वेश्चन था, हो गया आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करेंगे, ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन तो क्लास में ऑब्वियसली कराए जाते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेशन -a to a है, तो अब देखो दो चीज़ें, या तो कुछ नहीं समझ में आता तो किंग्स रूल लगाओ। क्या किंग्स रूल क्या होता है, a to b f(x) dx इज सेम एज a to b f of a प्लस b माइनस एक्स डी एक्स, एंड फिर से 2i को ऐड करो, या फिर अगर तुम्हें डायरेक्टली -a to a वाला फॉर्मूला याद है तो वो लगाओ, ज़्यादा बेटर है। तो i इज इक्वल टू 2/π, -a to a में फॉर्मूला लगता है तो 0 to a हो जाता है वो f(x) का मतलब पूरा का पूरा फंक्शन ऐसे ही लिख दो, 1 प्लस e टू द पावर साइन x इंटू 2 माइनस कॉस 2x प्लस f ऑफ माइनस x मतलब 1/√x
वन प्लस ई टू द पावर साइन ऑफ माइनस एक्स इज माइनस ऑफ साइन ई टू द पावर एक्स इंटू टू माइनस कॉस माइनस टू एक्स इज कॉस टू एक्स, क्योंकि कॉस के अंदर माइनस रहे प्लस रहे एक ही बात है। डायरेक्टली यहाँ से ये आ गया। नाउ फ्रॉम हियर वी कैन सी आई की जो वैल्यू है 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4, देखो 1/2 माइनस कॉस 2x कॉमन है दोनों में, ब्रैकेट के अंदर जाएगा 1/1 प्लस ई टू द पावर साइन एक्स प्लस 1/1 प्लस ई टू द पावर माइनस साइन एक्स। एंड ये सबको पता होता है, ये रटवा दिया जाता है डेफिनेट इंटीग्रेशन में कि ये चीज़ इस पैटर्न को याद ही रख लो, 1/1 प्लस ए टू द पावर एक्स 1/1 प्लस ए टू द पावर माइनस एक्स, इसकी वैल्यू हमेशा 1 आने वाली है। ठीक है, कैसे आएगी? ऑब्वियसली बात है, ई टू द पावर माइनस साइन एक्स को ई टू द पावर 1/e टू द पावर साइन एक्स लिखोगे, ऊपर जाएगा 1, तो ये अल्टीमेटली बच गया सिर्फ ये आई इज इक्वल टू 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 dx डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉस 2x। ओके, 2 माइनस कॉस 2x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? तो यार tan x को t लेके करते हैं ना, याद है a प्लस बी कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करने के लिए tan x बाई 2 को t लेते हैं। ऐसा कैसे करते हैं थोड़ा सा देख लेते हैं पहले। वी विल हैव टू कन्वर्ट दिस इनटू कॉस tan x के फॉर्म में, तो ये 2/पाई 0 से पाई बाई 4, सो यहाँ पे 1/2 माइनस कॉस 2x को लिखा जा सकता है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो बस स्टैंडर्ड फॉर्म है ये, तो अब ये बन जाएगा, देखो 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा 2 प्लस 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स dx। तो यहाँ से i की वैल्यू आ जाएगी 2/पाई इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 4 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स लिखा जा सकता है इंटू डी एक्स। एंड नीचे देखो क्या आ रहा है 2 माइनस 1 1 प्लस 3 tan स्क्वायर एक्स। तो यहाँ से बस अब क्या करना है तुम्हें, tan x को t ले लेना है, tan x को t लोगे तो तुम बोलोगे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स कितना आ जाएगा, dt आ जाएगा, एंड क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। i इज इक्वल टू 2/पाई, लिमिट चेंज कर दो, जब x की वैल्यू 0 तो tan x की वैल्यू 0 तो t की वैल्यू 0, जब x की वैल्यू पाई बाई 4 तो tan x की वैल्यू 1 तो t की वैल्यू 1। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को dt लिखोगे, नीचे आएगा 1 प्लस 3 t स्क्वायर। अब ये तो ईजी है यार, i इज इक्वल टू 2/पाई 0 से 1, 3 को कॉमन निकालोगे ऑब्वियसली बात है, तो ये बनेगा dx अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/3, 3 को कॉमन निकाल लिया तो यहाँ 3 आ गया। अब ये तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन है, तो tan इनवर्स एक्स बाई होता है। ठीक है, 1/a tan इनवर्स एक्स बाई। ठीक है, तो 1/a a इज़ 1/√3 इंटू tan इनवर्स एक्स बाई डेट इज t बाई a 1/√3। बस यहाँ पे लिमिट डाल देना 0 से 1, अल्टीमेटली तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड ये लास्ट क्वेश्चन है। 3 लाइन्स आर गिवन बाय दिस लेट द लाइन कट द प्लेन दिस एट द पॉइंट ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली, देन द एरिया ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी। अब ये तो सबसे इजी क्वेश्चन बोल सकते हैं इस पेपर का। 3 लाइन गिवन है, तो इस पे जनरल पॉइंट मुझे पता है। जनरल पॉइंट क्या है बताओ, लैम्डा कॉमा 0 कॉमा 0। ऑब्वियसली बात है, ये अगर प्लेन पे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा, लैम्डा प्लस 0 इज इक्वल टू 1, लैम्डा की वैल्यू 1। इसका मतलब एक पॉइंट ए है विच इज़ 1,0,0। सिमिलरली ये पॉइंट लाई कर रहा है तो म्यू कॉमा म्यू है, तो म्यू कॉमा म्यू सेटिस्फाई करेगा, तो 2 म्यू इज इक्वल टू 1 है, तो म्यू इज इक्वल टू 1/2 है, तो बी की वैल्यू कितनी है 1/2 1/2 सिमिलरली सी सेटिस्फाई करेगा, तो न्यू प्लस न्यू इज इक्वल टू 1 है, तो न्यू इज इक्वल टू 1/3 है। तो इसका मतलब सी का जो कोऑर्डिनेट है 1/3 1/3 है। मैंने क्या किया, तीनों लाइंस पे जनरल पॉइंट लिए, इसको सॉल्व किया, उससे मुझे क्या पता चला, ए बी सी तीनों पॉइंट पता चल गया। अब जब तीनों पॉइंट पता चल चुका है मुझे, तो इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। अब ए बी सी का कोऑर्डिनेट ही मुझे पता है, तो मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल तो बहुत ही आसानी से निकाल सकता हूँ। और बहुत बच्चे यहाँ पे मिस्टेक करते हैं कि जोश में डिटर्मिनेंट निकाल देते हैं। देखो भाई, ये जो ट्राइंगल नहीं है 3D में है, 2D में नहीं है।
1/2 1/2 0, 1/3 1/3 1/3। जब x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 रहता है ना, तो अब डिटर्मिनेंट लिखते हैं हाफ इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। लेकिन यहाँ पे तो ऐसे नहीं चलेगा, यहाँ पे तो 3D है, तो ऑब्वियस सी बात है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए इस बार क्रॉस प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। मुझे ए बी वैक्टर पता होगा, ए बी वैक्टर यस बी माइनस ए 1/2 -1 माइनस हाफ आई कैप प्लस हाफ जे कैप, बस इतना ही। एंड मुझे ए सी वैक्टर भी पता होगा, ए सी वैक्टर कितना आएगा 1/3 -1 इज -2/3 आई कैप 1/3 जे कैप 1/3 के कैप। अब यहाँ से मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकता हूँ हाफ इंटू ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर का मॉड, तो ये आएगा हमारा डेल्टा। निकाल लो इसको। तो ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर निकाल लेते हैं। ए बी क्रॉस ए सी वैक्टर निकालना बहुत आसान है, आई जे के। ए बी के लिए क्या लिखोगे, ए बी के लिए लिखोगे -हाफ प्लस हाफ माइनस हाफ प्लस हाफ 0 -2/3 1/3 1/3। इसका डिटर्मिनेंट निकालना है मुझे, तो मैं बोलूँगा यार इसमें से -1/2 कॉमन लो, इसमें से 1/3 कॉमन लो, तो 1/6 बाहर आएगा, अंदर जाएगा आई जे के -1 1 0 एंड यहाँ आएगा -2 1 1, है कि नहीं? ओके, ना लेट्स फाइंड आउट। ये आई कैप है, आई कैप के साथ है 1 -0 1, माइनस जे कैप है, जे कैप के साथ है -1 -0, प्लस के कैप के साथ क्या आया -1 माइनस +2, तो +2 -1 डेट इज़ 1। तो यहाँ से ये आ गया 1/6 आई कैप माइनस प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो इसका जो मॉडुलस निकालेंगे, तो मॉडुलस निकालेंगे ए बी क्रॉस ए सी का, तो आ जाएगा 1/6 √3 दैट इज़ √3/6। अच्छा, लेकिन मुझे एरिया चाहिए, डेल्टा इज इसका हाफ डेट इज़ √3/12। अब क्या पूछा है 6 डेल्टा का होल स्क्वायर, तो भाई 6 डेल्टा निकाल लो। 6 डेल्टा निकालोगे तो √3/2 आएगा, है ना। इसका होल स्क्वायर कितना आ रहा है 3/4, 3/4 आंसर। इसको लिख देना 0 पॉइंट समथिंग में, हाँ ठीक है हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा पेपर 1 कंप्लीट होता है। पेपर 1 2019 कंप्लीटेड, ठीक है। आई होप तुम्हें सब कुछ समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पेपर 2 का पार्ट 1 लाने वाले हैं, सेक्शन 1 लाने वाले हैं, ठीक है। तो अगर तुम्हें वीडियो अच्छा लग रहा है, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कुछ फ़ायदा हो रहा है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपने जो भी दोस्त हैं उनके साथ शेयर करो, ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। चलो पढ़ते रहो, मचाते रहो, ऑल द बेस्ट।